स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर क्या होते हैं। कोई ए कैप है, कैपिटल लेटर से इसको डिफाइन किया जाता है। ए कैप है तो ऑपरेटर है, लाइक फिर बी कैप हो गया। ये क्या कहलाते हैं? अपने ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्या होता है कि इनको किसी फलन पे, फंक्शन पे जब अपन क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, आरोपित करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? कोई दूसरा फलन प्राप्त होता है। क्लियर है? इसके कुछ एग्जाम्पल आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने एक आपको बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक चर राशि या प्रत्येक गति की है चर राशि, लाइक एनर्जी हो गई आपकी, मोमेंटम हो गया, पोजीशन हो गई। लीनियर मोमेंटम तो है ही है। ये मोमेंटम कौन सा है? लीनियर भी है और एंगुलर भी है। और जितनी भी चीज़ें, जो भी गति की चर है क्वांटम मैकेनिक्स में, उनके संगत क्या होता है? एक ऑपरेटर जरूर होता है। ठीक है? तो अगर मैं किसी कण की, एक्चुअली ऑपरेटर क्या करता है, एक सीधी सीधी बात बताता देता हूं कि आपके पास कोई कण है, ठीक है? तो यदि आप कोई कण है, उसका फंक्शन क्या है? साई। उसका फलन क्या है? साई। तो यदि आप साई पर क्या करते हो? कोई ऑपरेटर ए कैप आरोपित करते हो। इसका एक्चुअल में मतलब आपको आगे पता लगेगा कि कोई अगर साई है, साई क्या बताता है? किसी भी कण की स्थिति आर और समय टी पर कण के व्यवहार के बारे में बताता है। ठीक है? तो अगर कोई ऑपरेटर ए कैप है और ऑपरेटर ए कैप क्या होगा? किसी गतिकीय चर राशि से जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक गतिकीय चर राशि के संगत क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है। तो गतिकीय चर मान लो आप कौन से हैं? ई है, पी है, एक्स है और एल भी है, जो भी आपके गतिकीय चर है। तो यदि मेरे को इस कण की, जिस कण का अपन मेजरमेंट करना चाहते हैं, उस कण की स्थिति ज्ञात करनी है। क्या करना है? उस कण की स्थिति ज्ञात करनी है। तो क्या करूंगा मैं? इस फलन पर क्या आरोपित कर दूंगा? स्थिति के संगत ऑपरेटर आरोपित कर दूंगा। क्लियर है? और स्थिति के संगत ऑपरेटर होता है एक्स कैप इक्वल टू एक्स। क्लियर है? ये आपका स्थिति के संगत ऑपरेटर है। तो जब आप इस पर आरोपित कर दोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो क्या डिफाइन करेगी कि उस कण की स्थिति क्या है, क्या हो सकती है और क्या थी। अगर मैं इस कण का मोमेंटम ज्ञात करना चाहता हूं, संवेग ज्ञात करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं? इस कण के जो ऑपरेटर लिया है, अब वो क्या ले लूंगा मैं? वो गतिकीय चर के संगत ऑपरेटर, यानी कि आपका ले लिया मैंने संवेग के संगत। संवेग आपकी गतिकीय चर है, उसके संगत ऑपरेटर ले लिया मैंने पी एक्स कैप। वन डायमेंशन में मैं लेके चल रहा हूं। और पी एक्स कैप का वैल्यू क्या होता है? माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। तो इस संवेग को मैं जैसे ही फलन पर, साई पर आरोपित कर दूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी आपको। शायद दूसरा फंक्शन भी प्राप्त हो सकता है, या सेम फंक्शन के साथ कुछ वैल्यू प्राप्त हो सकती है, जिसको आइगन फलन, आइगन वैल्यू बोलेंगे अपन आगे। तो क्या करेगा? वो जो वैल्यू आएगी वो किसको डिफाइन करेगी? उसके संवेग को। इसी प्रकार जो आपकी ऊर्जा है ई कैप, ऊर्जा के संगत ऑपरेटर क्या है आपका? ई कैप। और ई कैप का वैल्यू क्या होता है आपका? आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। तो जैसे आप ये वाला ऑपरेटर इसको पे क्या करोगे? डिफाइन करोगे या आरोपित करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको वैल्यू मिल जाएगी ऊर्जा की। तो आगे देखना, सपोज करना आपको कोई फंक्शन है साई इक्वल टू साइन एक्स। उस पर क्या करना है मेरे को? स्थिति ऑपरेटर एक्स कैप आरोपित करना है, या उस पर मेरे को ए बी कैप। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपको कोई फलन है साई इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है?
तो साई इक्वल टू साइन एक्स पे मैं देखना चाहता हूं कि ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू क्या है आपका बी कैप ए कैप। जहां पे आपका ए कैप तो क्या है एक्स कैप और बी कैप क्या है पी एक्स कैप। तो एक्स कैप क्या है खुद एक्स है, एक्स कैप क्या है खुद एक्स, और पी एक्स कैप क्या है माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। तो पहले ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा आपको ए कैप बी कैप साई इक्वल टू क्या करेंगे ए कैप आपका एक्स है, बी कैप आपका माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स है और ये आपका साई है। तो वैल्यू कैलकुलेट करिए क्या मिलेगा आपको माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। ये तो गुना हो जाएगा सीधा और डेल और साई ओवर डेल एक्स आ जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं बी कैप ए कैप साई, क्लियर है। तो वो क्या होगा बी कैप आपका माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स है, ए कैप आपका एक्स है और साई तो आपका है ही है। अब देखना जो डेल ओवर डेल एक्स है वो एक्स पे भी आरोपित होगा वो साई पे भी आरोपित होगा। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस आयोटा एच का साई प्लस या माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। तो देखिए ए कैप बी कैप साई की वैल्यू ये आ रही है जबकि बी कैप ए कैप साई की वैल्यू ये आ रही है। तो यानी दोनों वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो अपना थोड़ा पुरानी बातें थी जो अपन कर चुके हैं। आगे देखिए, आगे कि अवस्था फलन क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, अवस्था फलन जिसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन। देखिए साई है ना आपका, जो साई है उसको अपन तरंग फलन भी बोलते हैं, उसको अपन अवस्था फलन भी बोलते हैं और उसको अपन आगे बोलेंगे आइगेन फलन भी। कुछ भी बोल सकते हो आप। आइगेन फलन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होगा कि अगर फलन पे कोई ऑपरेटर जब मैं आरोपित करूंगा तो सेम फलन मिलेगा, तो अगर ऐसा फलन होगा वो आइगेन फलन होगा। लेकिन क्या बोल सकते हैं अपन, जो साई है उन तीनों को कुछ भी बोल सकते हैं, इन तीनों में तरंग फलन, अवस्था फलन और आइगेन फलन। तो तरंग फलन अपन देख चुके हैं, अब देखते हैं अवस्था फलन स्टेट फंक्शन। तो अवस्था फलन है क्या कि एक फलन है किसी कण के संगत, आपका एक फलन है किसी कण के संगत, एक फलन है साई आर टी। ये क्या बताता है आपको, उस कण के स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता। या आप बोल सकते हो कि जो ये तरंग फलन है साई आर टी वो उस कण के स्थिति आर और समय टी पर पाने की क्या बताता है, उस जिस भौतिक निकाय के संगत अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज करना एक भौतिक निकाय है, उसमें क्या है कण है, तो उस भौतिक निकाय की जो अवस्था है या उस कण की जो अवस्था है वो किस द्वारा रिप्रेजेंट होगी, किसके द्वारा, साई आर टी के द्वारा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं अवस्था फलन साई आर टी। ये क्या करता है साई आर टी कि साई आर टी उस भौतिक निकाय की, भौतिक निकाय को यहाँ पे कण बोल दिया गया है, साई आर टी बताता है आपकी अवस्था को, कौन सी अवस्था को, भौतिक निकाय की। एक और बोला जा सकता है कि जो साई आर टी है वो भौतिक निकाय के प्रत्येक गतिकीय चर, जितने भी गतिकीय चर उस भौतिक निकाय के संगत है, लाइक उस भौतिक निकाय की स्थिति क्या है, संवेग क्या है, ऊर्जा क्या है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसका कोणीय विस्थापन अगर कुछ है तो वो क्या है, वर्क क्या है, फोर्स क्या है, एनर्जी वगैरह जो भी है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस भौतिक निकाय के क्या कर सकते हैं, गतिकीय चरों की क्या निकाल सकते हैं, अवस्था अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब वो कहाँ पाया जाएगा,
कब स्थिति में संवेग का मान क्या होगा, ऊर्जा का मान क्या होगा। क्लियर है। तो साई एक अवस्था के द्वारा अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी अवस्था, कि जो भी भौतिक निकाय के संगत अगर तरंग फलन है तो वो गतिकीय चर के संगत जितनी भी अवस्थाएं हैं उसको क्या कर सकता है, वो कैलकुलेट कर सकता है। तो क्या है कि साई जो होना चाहिए आपका, पहली बात तो साई क्या होना चाहिए, जो साई है वो सम्मिश्र या ऐसे बोलो वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होना चाहिए, साई क्या होना चाहिए, एक आपका वर्ग समाकलनीय व सम्मिश्र होना चाहिए। सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो भी तो और नहीं भी हो तो, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट की सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन मानते हैं कि जो साई है वो वर्ग समाकलनीय व सम्मिश्र ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए वर्ग समाकलनीय का मतलब क्या है, आपको याद है नॉर्मलाइजेशन अपन ने ज्ञात किया था, अभी मतलब उसका एग्जाम्पल नहीं देखे हैं लेकिन फॉर्मूला तो देख लिया ना। क्या कहते हैं अपन, किसी डीबी आयतन में किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो डीबी आयतन में उसकी कितनी होती है, 1। तो आपका साई यदि वर्ग समाकलनीय होगा, यानी क्या होगा, साई का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, समाकलन करने योग्य होगा, तभी तो उसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आप। या प्रायिकता देखो, प्रायिकता पी कैसे लिखते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साई का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो अगर ये इसका स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेबल है, समाकलन करने योग्य है, तो क्या कर सकते हैं अपन, उसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है कि यदि कोई कण वी विभव क्षेत्र में गतिशील है, तो अपन जानते हैं वैसे भी अगर कोई कण विभव क्षेत्र वी में गतिशील है तो उस कण के संगत जो प्रायिकता का मान है या उस कण की जो प्रायिकता का मान है वो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे। क्लियर है, ऐसे आप लिख लो इंटीग्रेशन डी। ठीक है। तो यहाँ पे जो साई है उसको बोला जाता है प्रायिकता आयाम, उसको बोला जाता है प्रायिकता आयाम, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने तरंग फलन के आयाम का मान वहां अधिक होना चाहिए जहां प्रायिकता का मान अधिक होता है। तो यहाँ पे प्रायिकता का मान कब अधिक होगा, जब आपके आयाम का मान अधिक होगा। तो अगर साई को मैं किसी कांस्टेंट के साथ गुना करता हूं तो इसके व्यवहार पर या इसकी अवस्था पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि इसको किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट e की पावर आयोटा अल्फा के साथ भी गुना करता हूं तब भी क्या होगा, इसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका अवस्था फलन। तो क्या है कि आपका जो भौतिक निकाय है उसके संगत में स्थिति ज्ञात करना चाहता हूँ, ऊर्जा ज्ञात करना चाहता हूँ या कुछ भी ज्ञात करना चाहता हूँ, उसकी अवस्था ज्ञात करना चाहता हूँ, तो ये जो साई है उस गतिकीय चर की अवस्था के बारे में आपको बता देता है। लाइक एक और चीज देख सकते हैं आप इसमें कि आपने n अवस्थाएं हैं सपोज करना, या n भौतिक निकाय हैं, एक तरह से n पार्टिकल है, ऐसे बोलो n कण है, या एक कण है, एक कण के संगत कितनी तरंगे हैं, n तरंगे हैं, ऐसे बोल लो। तो क्या है कि आपके पास n भौतिक निकाय है या n कण है या n कण के एक कण के साथ कितनी तरंगे हैं, n तरंगे हैं, जो मिलकर किसका निर्माण कर रही है, तरंग पैकेट का निर्माण कर रही है। तो कुछ आपके भौतिक निकाय ऐसे हैं जिनके संगत जो तरंग फलन का मान है वो कितना है, साई1, और कुछ भौतिक निकाय ऐसे हैं जिनके संगत कितना है, साई2। तो अगर आप टोटल लिखोगे,
अब कुछ के संगत साई1 है, कुछ के संगत साई2 है, तो जब आप टोटल लिखते हो तो यानी n भौतिक निकाय के संगत जो टोटल जो फलन है वो क्या है आपका साई अवस्था फलन। तो साई लिखा जाता है साई इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2, यानी साई1 और साई2 के रेखीय संयोजन या अध्यारोपण के रूप में अपन साई को लिखते हैं, जहां C1 साई1 स्थिति में पाए जाने की प्रायिकता और C2 साई2 स्थिति में पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताता है। यानी अब क्या लिया है मैंने, साई1 और साई2 को कंबाइंड मान लिया है, कंबाइंड वैल्यू ली है। यानी कि जब अपन साई का जो वैल्यू लेते हैं ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में जहां पर भौतिक निकायों की जो स्थिति है या जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, कणों की स्थिति बहुत ज़्यादा है, या उनके संगत जो अवस्थाओं की स्थिति है वो क्या है बहुत ज़्यादा है, तो अपन लेते हैं उन अवस्थाओं के संगत क्या लेते हैं, एक औसत मान लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, औसत मान, जिसको बोला जाता है प्रत्याशा मान। क्या बोला जाता है, प्रत्याशा मान। इसको बोलते हैं अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या, कैलकुलेट करते हैं, पहले समझते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है औसत मान से, एवरेज वैल्यू से। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि आपका जो एवरेज वैल्यू है प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास सपोज करना भौतिक निकायों का एक समूह है। क्या है, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूं पहले। आपके पास क्या है, भौतिक निकायों का एक समूह है, फिजिकल सिस्टम्स है उनका क्या है, एक आपके पास ग्रुप है, पूरा समूह है। उनमें से n भौतिक निकाय एक जैसे हैं, n भौतिक निकाय क्या है, सेम है। भौतिक निकाय बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों हजारों कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से जो कैपिटल N भौतिक निकाय ऐसे हैं जिनमें क्या है, जो सेम है, जिनके मान बिल्कुल सेम है। और क्या बोल रहे हैं कि N भौतिक निकाय जो है वो क्या है, सेम है, या आप बोल सकते हो सेम समान अवस्था वाले N भौतिक निकाय है। अब जब n भौतिक निकायों के संगत क्या करते हैं, अपन जब अवस्था फलन ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब n भौतिक निकाय हैं तो इनकी संगत अवस्था फलन भी होंगे। क्या होंगे, अवस्था फलन। या n भौतिक निकायों की यदि मैं कोई गतिकीय चर के संगत अवस्था ज्ञात करता हूं तो कितनी अवस्था आएंगी, n अवस्था आएंगी, या बोल सकते हो आप n अवस्था फलन आएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपके पास n भौतिक निकाय है और प्रत्येक भौतिक निकाय क्या है, n जो भौतिक निकाय है वो समान अवस्था के हैं। तो क्या है, n भौतिक निकाय है तो उनकी अवस्था आएंगी कितनी, n अवस्था। होना तो यही है ना, अलग अलग भौतिक निकाय है, सॉरी n भौतिक निकाय है, n ही अवस्था है, और ये n अवस्था क्या है, समान है। ये क्या है आपकी समान है, और इतने ही क्या होंगे आपके अवस्था फलन होंगे। और प्रत्येक निकाय के संगत जो अवस्था फलन है वो क्या मान लिया मैंने, प्रत्येक निकाय के संगत जो अवस्था फलन है वो क्या है आपका साई आर टी है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपके पास भौतिक निकाय है काफी सारे। ले इसको दोबारा से लिख देता हूं। भौतिक निकायों का एक समूह है, कितने भी भौतिक निकाय हो सकते हैं, कितने भी फिजिकल सिस्टम हो सकते हैं। तो भौतिक निकाय
कौन से? एन, कैपिटल एन भौतिक निकाय ऐसे हैं जिनकी अवस्था क्या है? एक जैसी है या अवस्था समान है। तो इन भौतिक निकाय की जब मैं अवस्था कैलकुलेट करूंगा तो इनके संगत अवस्था फलन भी आएंगे। ऑब्वियसली अवस्था है तो अवस्था फलन भी आएंगे, यानी स्टेट फंक्शन आएगा। और प्रत्येक भौतिक निकाय के संगत अवस्था फलन का जो वैल्यू है वो कितना है? साई आर टी का वैल्यू है। क्लियर है? अब जो अवस्था है वो किसकी ज्ञात करना चाहता हूं मैं? क्या तो स्थिति की अवस्था ज्ञात करूंगा, संवेग की करूंगा, ऊर्जा की करूंगा, यानी किसकी करूंगा मैं? गतिकीय चर की करूंगा। किसकी करूंगा? गतिकीय चर की। अब गतिकीय चर की क्या करूंगा मैं? अवस्था ज्ञात करूंगा। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? अवस्था फलन चाहिए। सही है ना? तो अवस्था ज्ञात करूंगा अवस्था फलन के संगत, तो क्या मिलेंगी मेरे को? एन अवस्थाएं मिलेंगी, एन स्टेट्स मिलेंगी, कैपिटल एन। और ये सब क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन क्या बोल रहे हैं अपन? आपको पता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्या बोल रहा हूं मैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये क्या बताता है आपको? अनिश्चितता सिद्धांत ये बताता है कि जो एन अवस्थाएं जो समान होनी चाहिए वो क्या होंगी? समान नहीं होंगी। क्या होंगी? एन जो अवस्थाएं हैं वो क्या होंगी? समान नहीं होंगी। समान नहीं होंगी। किसी की वैल्यू n1 हो सकती है, किसी की वैल्यू n2, किसी की वैल्यू n3, किसी की वैल्यू n5 और सो ऑन। तो क्या होगा? एक रेंज में ये वैल्यू आएंगी। किसमें? रेंज में। n की कितनी? n की परास में वैल्यू आएगी। परास में कितनी हो सकती है? परास n1 से n10। अगर 10 भौतिक निकाय है तो 10 आएंगी अवस्थाएं। जितने भौतिक निकाय हैं उतने ही क्या आएंगी? वैल्यू अलग अलग आएंगी। क्यों आएंगी? कि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी आपकी हर बार जब मेजर करोगे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हर बार अलग अलग आएगी। ये आप जो देख रहे हो ऐसा नहीं होगा। ये वाला क्या होगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो n की परास में वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि n अपन ने भौतिक निकाय एक लिए हैं, मतलब समान अवस्था मानी है, तो क्या करेंगे? इन सभी का क्या ले लेंगे अपन? औसत ले लेंगे। इनका क्या ले लेंगे अपन? औसत ले लेंगे। इनका n1 n2 n3 इनका सबका क्या ले लेंगे? औसत ले लेंगे। औसत मान। औसत मान किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन भौतिक निकाय को। और किसके संगत? उस गति के चर की अवस्था को। ये डायग्राम देख लेना। ये डायग्राम बहुत काम की चीज है आपके लिए। अगर आपके समझ में आ रहा है ये डायग्राम तो ये वाला जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो भी आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बात यहाँ पे मत देखिए, आप देख लीजिए कि आपको ए से बी तक जाना है तो आपकी जो वेलोसिटी रहती है, वेग रहती है, ये तो नहीं कि एक समान रहता है। कभी कहीं ज़्यादा, कभी गाय आ जाती है आपके सामने, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी और वाहन आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है। तो क्या करोगे? आपकी वेलोसिटी कभी घटेगी, कभी बढ़ोगी, आप में जोश आएगा, बड़ा आगे बढ़ा दी गाड़ी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक की आपकी जो औसत वेलोसिटी है वो क्या है, तो क्या करोगे? एक तो आपके पास है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल निकालोगे कि इस टाइम इंटरवल में मैंने इतनी वेलोसिटी थी, इसमें इतनी थी, इसमें इतनी थी, सबको क्या कर लो? औसत निकाल लो। सेम सिस्टम इसी के साथ है कि एन भौतिक निकाय है, एन अवस्था है, यानी एन स्थिति है, एन संवेग है, एन ही ऊर्जा है, जिसके संगत जिस गति के चर के संगत अपन निकालना चाहते हैं। तो फिर
तो फिर उसका क्या करेंगे अपन, औसत वैल्यू ले लेंगे किनके संगत, उन अवस्थाओं के संगत, और आपको मिल जाएंगे n भौतिक निकायों की अवस्था। और ये औसत मान ही क्या कहलाता है आपका, प्रत्याशा मान। क्या कहलाता है आपका, प्रत्याशा मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने की कोशिश करना अगर आपके समझ में नहीं आया हो। और वैसे भी अगर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा तो कह सकते हो कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा और समझने में एक कदम आगे और बढ़ा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, आप पीछे भी नहीं जा रहे हो, आप जहाँ हो वहीं पे रहोगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। तो ये बात कर ली अपन ने कि जो प्रत्याशा मान है वो औसत मान है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, तो देखिए एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ इसी को ही सेम। अब की बार मैं एक पर्टिकुलर चांस ले रहा हूँ कि आपके पास भौतिक निकायों का एक समूह है जिनके पास क्या है, n भौतिक निकाय, वो क्या है आपके समान है। n भौतिक निकाय क्या है आपके समान है। ये आपका कोई भी गतिकीय चर है और इस बार मैं गतिकीय चर क्या मान रहा हूं, स्थिति मान रहा हूं x। ठीक है, तो n भौतिक निकाय है जिनके संगत क्या है, गतिकीय चर स्थिति x है। उसका मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं, अवस्था ज्ञात करना चाहता हूं, यानी उसकी वैल्यू में ज्ञात करना चाहता हूं। तो सपोज करना n जो भौतिक निकाय है उनमें से कुछ भौतिक निकाय तो ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति आ रही है वो x1 आ रही है, रेंज में आएगी ना, और वो मान लिया मैंने कितने हैं 25%। 25% भौतिक निकाय ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्या है x1 है, और 75% भौतिक निकाय ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्या है x2 है। तो अगर मैं इनका औसत मान निकाल लेता हूं तो मेरे पास टोटल स्थिति x आ जाएगी, एक तरह से औसत वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उस गति के चर स्थिति का x वैल्यू आ जाएगा कि हाँ उसकी स्थिति ऐसे होगी। प्रत्याशा मान को अपन डिनोट करते हैं ऐसे, इनइक्वालिटी वाला साइन है, ये ग्रेटर देन ये लेस देन, तो इसमें बंद कर दो x को, इक्वल टू कितने हैं 25% तो x1 है, ठीक है, प्लस 75% क्या है आपके x2 है, और टोटल का भाग दे दो। ये तो करोगे आप, और ये आपका क्या आ जाएगा, औसत वैल्यू आ जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लो, 3 मान लो, x1 है उसमें 33% है, x2 है स्थिति x1 के संगत जो भौतिक निकाय उनकी कितने हैं 33% निकाय ऐसे हैं इसमें जिनकी स्थिति क्या है x1 है, 44% ऐसे हैं जिनकी क्या है x2 है, और कितने बच गए 77, ये हो गए 23% ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्या है x3 है। तो आप निकालो क्या करोगे, x का जो औसत मान है, जो प्रत्याशा मान है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.33 x1 प्लस 0.44 x2 प्लस 0.23 x3 डिवाइडेड बाई 0.33 प्लस 0.44 प्लस 0.23। ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी क्योंकि जो टोटल है वो तो 1 ही आएगा ना। तो ये आपका ऐसे आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, और भी कर सकते हो आगे, x4 भी हो सकता है, x5 x7 x रेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब क्या है कि रेंज होगी तो ये वैल्यू भी कुछ डिफरेंट हो सकती है। 4 मान के देख लो, x1 के संगत 20%, x2 के संगत 25%, x3 के संगत 35%, कितने हो गए 60 80, इसको ऐसे करो 40% मान लो, तो इतने कितने हो गए 15% रह गए, ये कितने रह गए 15। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम हो जाएगा तो इसी में इंक्लूड कर लेंगे ना, फिर अलग लिखने की क्या जरूरत है। तो ये आपका प्रत्याशा मान है। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन कैसे यूज करेंगे, याद रखना एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो यहां पे आपके पास मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं और इसके बाद का अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपके पास एक भौतिक निकाय ऐसा है जिसके जो गतिकीय चर है वो क्या है ए, और उस गतिकीय चर के संगत ऑपरेटर क्या है आपका ए कैप, क्या है ए कैप, और जो गतिकीय चर है या जो भौतिक निकाय है उसका अवस्था फलन क्या है आपका साई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होगा साई स्टार ए कैप साई डी एक्स, अगर एक्स में देख रहे हैं तो, और डिवाइड बाई साई स्टार साई डी एक्स, या इसको डी भी बोल लो 3 डायमेंशन में, जहाँ ये साई क्या है साई आर टी, ये उसकी वैल्यू को बताएगा। ये ऑपरेटर है जो उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा, किसकी वैल्यू को, कोई भी आपके पास निकाय है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑपरेटर ए कैप है, ए क्या है यहाँ पे कोई भी गतिकीय चर है, स्थिति वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रत्याशा मान, उसके संगत ऑपरेटर, और जिस भौतिक निकाय की अवस्था ज्ञात करनी है उसका अवस्था फलन, और ये इंटीग्रेशन आप कर दोगे। और इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।